जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तिका इतिहास हिस्ट्री को लेकर आया हूँ मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तिका होती है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आईएएस यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न आपके बनते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम अब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका शुरू से लेके अंत तक कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के एनसीईआरटी का सलूशन करेंगे, है ना। तो आज कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका है हिस्ट्री की, इससे अब हम शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 1 है। पहला अध्याय है कि कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहां, ये हम अब लाइन बाय लाइन इसका सलूशन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में आपने सुना ना कि तारीखों, आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि यार इतिहास तो बड़ा उबाऊ चीज है, बस तारीख ही रटनी होती है, जितना देखो सब तारीख ही तो मिलती हैं, है ना। तो अब देखिए तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, इतिहास में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, है ना। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, ताजपोशी मतलब कब गद्दी पे बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। हालांकि आप जब कह रहे हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है ना, एक ऐसा समय था कि जब लोग बस बहस करते थे कि कब किसकी ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में गर्मा गर्म उनमें बहस चलती रहती थी, ठीक है। अब देखिए आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाऊ है। हम और आप भी जब बात करते हैं, इतिहास पढ़ने की बात आती है तो हम कहते हैं कि अरे यार इतिहास तो इतना उबाऊ चीज है, कौन पढ़े, इतनी तारीखें कौन याद करे, कब किसका युद्ध हुआ, कब राजगद्दी पे बैठा, कब कितने कितने वर्ष तक शासन किया, कब से कब तक शासन चला, कितनी उबाऊ चीजें याद नहीं होती हमसे ना। देखिए बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या यह धारणा इतिहास के बारे में सही है कि इतिहास में बस तारीखों को रटते हुए चला जाता है, बस तारीखें रटनी होती है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या ये चीजें जो कह रही हैं हम कि इतिहास के बारे में कि तारीखों को रटते चला हुआ जाता है, तो क्या यह सही है? आगे देखते हैं, ठीक है। कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी होता है। जब समय में बदलाव होता है, मैंने बताया था ना, इतिहास के अतीत में जो बीत चुके पल हैं वे हमारे लिए इतिहास बन जाते हैं, है ना। अब उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आया। अतीत की मैंने बात की ना कि अतीत में बीते हुए पल, अतीत में चीजें कैसी थी, अब उनमें क्या बदलाव आया, है ना। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, पहले और बाद, कि पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ की बात करने लगते हैं। अतीत की जब तुलना हम वर्तमान से करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले क्या हुआ, है ना, अब क्या हो रहा है, वही तो इतिहास है। जब हम इतिहास के बारे में आपसे जो बताया था कि इतिहास क्या होता है, अतीत, है ना। अभी हम वर्तमान में हैं, जो हम सोचते हैं वो भविष्य है, लेकिन जो बीत चुका हुआ हमारा अतीत है ना, जो बीते हुए पलों को जब हम अपने स्मृति करते हैं या फिर किसी से बातचीत करते हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो हम इतिहास का नाम देते हैं, है ना। इतिहास आखिर है क्या? जो चीज पल में बीत चुकी है उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना, है ना। चर्चा पर चर्चा करके किसी से जानकारी लेना या फिर किताबें पढ़ना, या फिर जो अतीत में बीत चुकी चीजें हैं उन्हें किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से पढ़ते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं, है ना। तो देखिए आगे रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ऐसा होता है कि हम हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो,
हम सोचते हैं कि जो हमें हालांकि एक जब हम अपने जो भी चीज देखते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही होगा, हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, हम उस पर जिक्र नहीं करते हैं, है ना। हालांकि जिक्र करना चाहिए कि आखिर ये चीजें ऐसी हैं तो क्यों है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम सबको सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और ऐसे भी सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक हो, है ना। चलिए, वाकई में ऐतिहासिक हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी हम ऐसे भी सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या काफी पानी का चलन शुरू है। कब से शुरू होगा? चलिए, हैरान हो सकते हैं कि ये चाय या काफी पी रहे हैं, किसका चलन शुरू है, कब से हुआ होगा। जब हम किसी को चाय या काफी पीते देखते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि चाय पी रहे हैं कि काफी पी रहे हैं, इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। यही चीज तो इतिहास है ना, जो चीजें पहले से बन चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं वही हमारे लिए इतिहास कहलाता है। जैसे चाय की चुस्की लेते हुए किसी टपरी पे हमने किसी को देखा तो सोच मेरे दिमाग में बात आ सकती है कि ये चाय पी रहा है या काफी पी रहा है, इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ। चाय या काफी हमारे देश में आई कहाँ से? अगर यदि हम जब रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हैं तो हमारे जहन में यह भी सवाल उठ सकता है कि आखिर ये जो रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ रहा होगा, है ना, कितने वर्ष पुराना इसका निर्माण है, किसने करवाया होगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सी रेलगाड़ी का निर्माण हुआ होगा, है ना, इसके कारखाने कहाँ कहाँ है। ऐसे सवाल हमारे मन में विचार में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे, यह भी सवाल उठेगा हमारे जहन में कि रेलगाड़ी जब नहीं रही होगी तो लोग अपनी यात्रा कैसे करते रहे होंगे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते रहे होंगे। ऐसी तो बातें उठ सकती हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी, है ना। जब हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो अब हमारे जहन में यह सवाल भी उठ सकता है कि अब जब अभी तो हम अखबार के माध्यम से चीजों को जान लेते हैं, तो यदि जिस समय अखबार का प्रचलन नहीं रहा होगा उस वक्त लोग कैसे एक दूसरे की जानकारी को ग्रहण कर पाते रहे होंगे, कैसे उनको चीजों के बारे में पता चलता रहा होगा, है ना। यह हमारे जहन में सवाल उठ सकता है, ठीक है। हम और आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और कब से यह सब प्रचलन स्टार्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड ब्रिटिश के शास्त्र भेंट करते गए। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेन का हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों के विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया के नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता को कि प्रतीक ब्रिटेनिया के सौंप रहे थे, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आने का आग्रह कर रहे थे। चलिए वो वाला मैप हम दिखा देते हैं ना, जिसके बारे में भी हमने बताया। देखिए, हिंदुस्तान कब से स्टार्ट हुआ, 170 है ना, हिंदुस्तान 1782 में, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि हमने जितने भी सवाल हमारे मन में विचार में आए कि यदि अखबार उस समय नहीं रहे होंगे तो लोगों को जानकारियां कैसे मिलती रही होंगी, है ना। अगर उस समय रेल का प्रचलन नहीं था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते रहे होंगे,
है ना। ऐसे हमारे मन में विचार आ सकते हैं, ऐसे ऐतिहासिक सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है, साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता, है ना। ठीक है, कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, ठीक है, जो एक लंबे समय तक चल रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया। क्या आपको लगता है कि अचानक भारत के लोग एक सुबह उठे होंगे और चाय का प्रचलन, चाय पीना शुरू कर दिए होंगे? बिल्कुल नहीं। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। धीरे धीरे तो स्वाद का चखन किया होगा, तभी तो अब एक समय ऐसा उन्हें रेगुलेटरी की जरूरत रही होगी, है ना। क्या इसकी हम तारीख कोई डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस तारीख से लोगों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं, है ना। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, है ना। देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं कि इन ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। जिस तरीके से हम यह नहीं कह सकते कि लोगों ने एक सुबह उठी होगी और चाय पीना स्टार्ट कर दिया होगा, तो क्या उठे होंगे और चाय पीना स्टार्ट किया होगा? ऐसा नहीं, धीरे धीरे उनके स्वाद को चखा होगा और स्टार्ट किया होगा ना। तो ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या फिर अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया, है ना। यह बताना भी संभव नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बात कर सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाए। जब उनमें पूर्ण रूप से बदलाव दिखना शुरू हो जाए, तब उसको हम एक अवधि के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों में जोड़कर क्या देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे कोई इतिहास माना जाता था, है ना। एक ऐसा समय था कि जब बड़ी बड़े युद्धों को और घटनाओं को इतिहास मान लिया जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चे पैदा हुए, और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। इसी को इतिहास मान लिया जाता था, है ना। कि कब उसका राज्याभिषेक हुआ, कब उसने किससे लड़ाई की, कब उसके घर में उसका बच्चा पैदा हुआ, कब उसकी शादी हुई। इन्हीं चीजों को इतिहासकार कवि या लेखक इतिहास मान लिया करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। ठीक है, जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इतिहास में इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, है ना। क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और नए विचार पनपने, और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। इन चीजों पर भी बात कर सकते हैं ऐतिहासिक रूप से, कि कौन सी चीजें कब आई, कैसे पनपा, कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, किस तरीके से उसका प्रचलन हुआ, है ना। कैसे उनके मन में विचार आए, कैसे उनकी संस्कृति थी, कैसा उनका समाज था। इन चीजों पे भी चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे आगे कौन सी तारीखों के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है। ठीक है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है?
जो हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के कई के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कुछ खास घटनाओं को ही महत्वपूर्ण मानकर हम चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है ना। अगर यदि हम नए मुद्दे पर ध्यान जब देना स्टार्ट करते हैं तो तारीखें भी बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। ठीक है, कि भारत के ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के शासनकाल से शुरू हुआ था। किसके? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के इतिहास काल से शुरू हुए थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्जिज, वेटिंग, डलहौजी, है ना, अलग अलग इतिहासकार डलहौजी और कैनिन लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डन, है ना, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों की कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था कि मानो इन इतिहास के जीवन के बारे में कोई चीजें नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण होगा, है ना। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। ठीक है, चलिए क्या हम इस दौर के इतिहास के अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चखौटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं? क्या हम अपने तरीके से इनके इतिहास को लिख सकते हैं? बिल्कुल, है ना। चलिए, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सकता है और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी का पेश करने के मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई मायने नहीं रखती है ना। उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक नोट की बात करते हैं कि ये देखिए फिगर था ना वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में और उनके गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उन्हें भव्य व्यक्ति का उभारा जाता है ना। इतिहासों में इनके नाम है। तो आपको यह चीज याद रखनी पड़ेगी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे वारेन हेस्टिंग, है ना। जो इस अध्याय से महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन्हें हम बताते चलेंगे आपको। तो आप इन्हें याद रखिए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अवधि को हम कैसे तय करते हैं। ठीक है, अवधियों को हम तय कैसे करते हैं। देखिए, हम अवधियों को तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, एक इतिहास लिखा और 3 खंडों में उसे बांटा था। ठीक है, कितने खंडों में बांटा था? 3 खंडों में। उसे 3 खंडों में बांटा था। कौन कौन? हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, इन 3 खंड में बांटा था। ठीक है, अब कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए तारीख में कोई समस्या दिखाई पड़ती है? कोई समस्या देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी कोई एक वजह है। अलग अलग खंड में क्यों इतिहास को बांटने की कोशिश करते हैं? इसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी। हम एक दौर की खासियतों, है ना, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है। एक अवधि से दूसरे अवधि में जो बदलाव आते हैं उनमें क्या महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं एक अवधि से दूसरे अवधि में आए क्या उसमें बदलाव मिलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इसलिए कि उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों की राज चलता था। हिंदू और मुसलमान में तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, है ना। हालांकि हमारे समाज में ऐसा तो हमेशा से रहा है, धार्मिक स्थिति, है ना, जातिवाद, बंधन, और आज के भी समय में आप देख रहे हैं कि इन्हीं चीज पे लड़ाइयां हो रही हैं, धार्मिक पे, जातिवाद पे, है ना, अंधविश्वास पे। ठीक है, चलिए, है ना। कुछ एनसीईआरटी की खासियत होती है ना, गतिविधियां खुद करवाता है। तो आप गतिविधि कर सकते हैं अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटे और प्रत्येक अवधि का महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह से तय किया था, है ना। कुछ गतिविधियां एनसीईआरटी आपसे कुछ गतिविधियां हमेशा करवाता रहता है, तो आप ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यह यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। मिल ने यह भी सुझाव दिया कि अंग्रेजों के भारत को सारे भूभाग पर अंग्रेजों को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया सके। मिल का ऐसा मानना था कि यदि अंग्रेज भारत के पूरे भूभाग पे कब्जा कर लेंगे तो भारतवासियों को ज्ञान दे पाएंगे, है ना, उन्हें सुखी जीवन प्रदान कर सकते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। मिल का मानना था कि अंग्रेजों को चाहिए कि वे भारत के पूरे भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा ले, है ना।
उनका यह भी मानना था कि यदि अंग्रेज भारत के पूरे भूभाग पे आधिपत्य जमा लेंगे तो भारत सुखी सुखी जीवन यापन कर सकता है ना। और उनका यह भी मानना था कि अंग्रेजी की मदद से हिंदुस्तान प्रगति कर सकता है, बिना उनकी मदद से हिंदुस्तान का प्रगति नहीं हो सकती, है ना। मिलकर ऐसा मानना था। ठीक है, चलिए, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ठीक है, अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कि यदि आपसे आप इस धारणा को स्वीकार कर सकते हैं कि अंग्रेजों के ना होने से हमारी जो ऐतिहासिक स्थिति, धार्मिक स्थिति है ना, जो हमारे सामाजिक स्थिति थी, क्या नहीं ऐसी रही होती, है ना। मिल महोदय का ऐसा मानना है कि यदि सरकार, अंग्रेजी सरकार की मदद से ही हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता ना। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा था। क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि अंग्रेजों की मदद से ही हमारे हिंदुस्तान की प्रगति हुई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से ही तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके की कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। बात तो सही है। प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ठीक है, चलिए, इन चीजों को भी हमें स्मृति बना के रखनी चाहिए। आगे अंग्रेजों द्वारा सुझाव एवं वर्गीकरण में अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। कौन कौन से काल में? प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल में भारतीय इतिहासकार इसे बांटकर देखते हैं। ठीक, इन्हें याद रखिएगा। भारतीय इतिहासकारों ने कितने खंडों में बांटा है? तो 3 खंडों में, प्राचीन में, मध्यकालीन और आधुनिक में। ठीक है, चलिए, इस विभाजन का भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। इतिहास को इन खंडों में, जैसे बताया ना कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक खंडों में बांटने का भी प्रचलन यह पश्चिमी से आया है। पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है ना। लोकतंत्र, मुक्त, समानता और आधुनिकता के ताकतों का युग माना जाता है पश्चिम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उनके लिए मध्यकालीन समाज के वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, है ना। चलिए, तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपना सकते हैं? बताइए। चलिए, जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में ऐसा था कि आपको स्वतंत्रता थी, क्या आपको मुक्ति थी, है ना, क्या आप में समानता थी? बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेजों के शासन काल में हमारी अंग्रेजों जैसी समानता नहीं थी, है ना। गोरे काले लोगों पे राज किया करते थे। कैसे समानता थी? बिल्कुल समानता नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं है आर्थिक विकास और प्रगति का दौर रहा, नहीं हमारे और उनके में समानता रही, नहीं उनके जैसी स्वतंत्रता रही, न किसी चीज को लेकर मुक्ति रही, है ना। चलिए, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग कहते हैं।
है ना, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। अब चलिए अब देखते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो अब देखते हैं कि औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक युग कहते हैं तो औपनिवेशिक है क्या। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं, औपनिवेशिक पे बात करते हैं। औपनिवेशिक क्या है, ठीक है, चलिए औपनिवेशिक क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह अंग्रेजों ने, किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय लोगों को या उनके वहां के नवाबों को, वहां के राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपने खर्चे कैसे निपटाते थे, वसूली करके, है ना, वहां के राजाओं को, वहां के नवाबों को दबा करके अपना आधिपत्य जमाया, अपना शासन चलाया। ठीक है, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, भूमि कर लगाया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज और तय तरीकों में क्या बदलाव आया। आप ऐसा विचार करेंगे कि उनके ना होने पर कैसे थे और उनके शासन पे हमारे अंदर क्या बदलाव आया, है ना। उन्होंने अपने जो चीजें खरीदनी थी कम कीमत पे खरीदा, उन्हें निर्यात करना था, उन्होंने कृषि करवाई, है ना। उनकी पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीकों में क्या बदलाव है। जब हम एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरीके के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीतिक, हमारी आर्थिक दशा, है ना, या मतलब किसी देश के दबदबे में, किसी देश के भरोसे, किसी देश के तल में दबकर जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी राजनीतिक स्थिति या फिर अपने सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं औपनिवेशिक कारण। क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कारण कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक के बारे में आपने समझा ना, किसे औपनिवेशिक कहते हैं। उनकी जरूरतें, उनकी कीमत, मतलब किसी के जब कोई देश किसी देश के दबाव में होता है, उसके दबाव के कारण उसके वश में होता है, उसके जैसे नीतियां बनाता है, उनके कहे पर काम करता है, उसे हम औपनिवेशिक कारण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो कह रहे, लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई इतिहासों पर केंद्रित नाम दिया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम किस तरीके से जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया करते थे। 250 साल पहले का इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शासन अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन क्या करता है, अभिलेख तैयार करता है। देखते हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए यह निर्देश हर योजना, नीतिगत फैसले
सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अभिलेख तैयार किया जाता था। अंग्रेजों का मानना था कि कोई योजना बनाया जाए, कोई नीति बनाया जाए, कोई भी फैसला लिया जाए तो उन्हें साफ साफ लिखा जाए ताकि उसे बाद में पढ़ा जा सके और उस पे नीतियां तैयार की जा सकें और बीच बीच में यदि कोई चीजों पे निर्णय लिया जाना हो तो उस पर चर्चा परिचर्चा भी एक दूसरे से की जा सके। ठीक है, इसलिए उन्हें लिखा जाता था, जिन्हें आप अभिलेख नाम देते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिया। अभिलेख लिखा जाता, उन्हें लगता था कि इन सब चीजों को, दस्तावेजों को संभाल कर रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए उन्होंने अभिलेख गृह भी बनवाना स्टार्ट कर दिया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नरी के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम है। ठीक है, चलिए सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे। ठीक है, बोला आवा आवा घर लगाई दिया। ठीक है, तो वीडियो बना दो फोन करके। चलिए आगे देखते हैं ना। ठीक है, आइए। रिकॉर्ड सबके अपने अपने कचहरी के, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, है ना। उनका मानना था कि लिख के रखना बड़ा ही जरूरी है, इसलिए सबके लिए रिकॉर्ड रूम का तैयार किया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों का आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। आज भी आप उसे देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझावों को देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी, है ना। शुरुआती साल में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी कि वे सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए ये देखिए, गृह विभाग की भेजी गई एक रिपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों के गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार, दस्तावेज के कुछ नमूने आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार थे। ठीक है, अब देखिए बम्बई की बात है। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दस्तावेजों पर कब्जा कर ले। शाही नौसेना जहाजों अभी भी बंदरगाह से बाहर हैं। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में। ठीक है, आगे देखिए, विशाखापट्टनम की है स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट, है ना, फाइल इतना की गृह राजनीतिक भारत सरकार द्वारा। मतलब ऐसे अभिलेख पत्र तैयार किए जाते थे, आपको यह नमूने के रूप में दिखाया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए
उन्होंने आगे दस्तावेज को सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। खुशनबीसी या सुलेखनीय ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज लिखते थे, है ना। उनसे नकल जिनकी राइटिंग, जिनकी हस्तलेख कला सुंदर थी, उनसे इन चीजों को नकल बनवाई जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था, है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 के दशक में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, यह है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, 1920 के दशक में बनाया गया, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में। चलिए देखिए, तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी, ठीक है। अब देखिए, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का क्या महत्व था, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। औपनिवेशिक शासन, मैंने बताया ना कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पे अपना आधिपत्य जमाता है और अपने हिसाब से उनको कानून, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी दशा पे दबाव डालता है, उसे हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना भी जरूरी है। जाहिर सी बात है, यदि आप किसी को अपने अधिकार पे काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें आपको जानना विशेष जरूरी है। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि किसी पे शासन अच्छे तरीके से चलाना है तो उसके सही ढंग से जानने की जरूरत है, उसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम उस पर शासन चला सकते हैं, ठीक है। चलिए, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण के लिए किए गए इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तक स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। जब नक्शा तैयार किया गया तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया कि वहां के मिट्टी की गुणवत्ता क्या है ना, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां के जीव जंतुओं की स्थिति क्या है ना, वहां की फसलें कैसी हैं, इन चीजों पे भी ध्यान रखा गया, ठीक है, रखा जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। उनका मानना था कि जब शासन जिस देश पे चलाना है उनकी सारी चीजों को जानना जरूरी है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, है ना, इन चीजों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अभी भी जनगणना जो होती है 10 साल पे होती है ना जनगणना। अभी आप 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे हैं, अभी फिर जनगणना। तो 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी, ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती है। जनगणना में क्या होता है ना, कि उनकी जाति, उनके इलाके, उनके व्यवसाय, है ना, उनकी सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती है, ठीक है। अब देखिए, जनगणना में मैंने बताया कि उनकी जाति, उनके धर्म, उनके इलाके, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, क्या क्या चीजें जनगणना में जानी जाती है ना। देखिए, उनके जाति, उनके इलाके, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण,
पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, है ना। इसके साथ साथ अधिक और कई भी सर्वेक्षण जनगणना के आधार पर जनगणना में किए जाते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। कुछ प्रारूप है उस समय के, है ना, जनगणना के हिसाब से देखते हैं। देखिए अब एक आपको शरीफे का पौधा यहाँ 1770 के दशक का है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनके संबंध में जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। ठीक है, अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है और उनसे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। उस दशक का 1770 के दशक का शरीफे का पौधा। ठीक है, चलिए अधिकृत रिकॉर्ड से आप क्या पता चलता है। ठीक है, रिकॉर्ड से इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी ध्यान दे सकते हैं कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अलग हिस्सों में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। अब देखिए उस वक्त की कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, चलिए आइए 1857 का विद्रोह का चित्र देख लीजिए। ये 1857 की क्रांति 1857 की विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह। अब चलिए इसमें देखते हैं, तस्वीर में कुछ ध्यान से देखना चाहिए क्या क्या चीजें, उसमें आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह चित्र में दर्शाया गया है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकालयों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है बागी सिपाही, है ना, लूट खसोट में लगे हुए हैं, है ना। इन तस्वीरों के नीचे लिखा गया होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, अंग्रेजों की नजर में क्या था, विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में हम कौन से अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 5 में। अभी तो हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, 5वें अध्याय में जब चलेंगे तो अच्छे से 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जब स्टार्ट करता है तो 1857 की क्रांति से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको जब 1857 की क्रांति अध्याय नंबर 5 में अच्छे से पढ़ा जाएगा। अब देखिए रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं ना। चलिए रिकॉर्ड है, इनमें से हम यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बात के लिए वे किन चीजों को बनाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हम ये समझने में हमेशा मदद मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। ठीक है, चलिए इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले और उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। ठीक है, इस तरह लिहाज में लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें या फिर पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता के बहस भी होने लगे। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखी कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ठीक है, कविताएं है ना, उपन्यास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखी जाने लगी। ठीक है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, है ना, जो पढ़ना लिखना जानते रहे होंगे वही तो रचे होंगे। ठीक है, चलिए, इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासियों और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। ठीक है, चलिए, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए, अब आइए कुछ थोड़ी कल्पना हम कर सकते हैं, कुछ थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीके और सूची बनाएंगे, है ना। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं और सूची बना सकते हैं। अब देखिए, सही और गलत का पता लगाएंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहासकार को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में खंड में बांटा था। क्या यह सही है कि हिंदू मुस्लिम 3 खंडों में बांटा था? बिल्कुल सही है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। ठीक है, अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह सोचने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सही है ना। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। सही है। आपने जब अध्याय पढ़ा तो आपको पता चला ना कि अंग्रेज सोचते थे कि अगर किसी चीज को शासन अच्छे तरीके से चलाना है तो उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है ना, उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। सही है। और उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। कौन कौन से खंड में? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 खंडों में बांटा था। और वे सोचते थे कि सरकारी दस्तावेजों में हमें यह समझने की मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, है ना। सरकारी दस्तावेज से यह सोचने की क्या जरूरत है कि आम लोग क्या करते हैं, वे तो अपना दस्तावेज बनाते हैं ना। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, आइए और भी कुछ चीजों पर विचार करते हैं अपना। ठीक है, अपने विचार और भी हम कर सकते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है, उससे क्या समस्या है ना। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन खंडों में बांटा है? अभी आपने देखा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। कौन कौन से खंड में? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, जेम्स मिल ने। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा? अभी हमने बताया कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को उनके संग्रहालय बनवाया, पुस्तकालय बनवाया, है ना, अभिलेखों को अभिलेखागृह बनवाया और उसको सुरक्षित किया। हर वर्ष उन्हें उनके नकल बनवाए जाते थे। ऐसे लोगों से लिखवाए जाते थे जिनकी हैंडराइटिंग, जिनकी लिखने की कला सुंदर हो, उनसे हर वर्ष उनका कागज बनवाया जाता था, है ना, उनकी नकल करवाई जाती थी और उसको सुरक्षित अभिलेखागृह में रखा जाता था। ठीक है, अब देखिए, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी की किस तरह से अलग है। जो आप इतिहासकार जानकारी बनाते हैं और पुलिस के रिपोर्ट के उपलब्ध से जानकारी से अलग होती है। ठीक है, चलिए, आइए करके देखें। ठीक है, क्या आप आज की दुनिया के
कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण में से क्या हासिल कर सकते हैं, है ना। अभी हमने जनगणना की बात की थी कि जनगणना में कौन कौन सी चीजें देखी जाती है ना, किस किस चीज को रिपोर्ट बनाई जाती है। तो जब हम इन चीजों का पता करते हैं तो सबसे पहले हमने पता ना कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है, जनगणना की बात कर रहे थे, है ना। तो ये सब जो चीजें हमें पता चलती हैं कैसे, जनगणना से, कि उनकी स्थिति क्या है, उनके विचार क्या है, वहां की वनस्पतियां कैसी हैं, वहां के लोग कैसे हैं, है ना। इन सब चीजों को हम जनगणना के हिसाब से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्लास 8 की हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तिका अध्याय 1, है ना। इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अध्याय नंबर 2 में। ठीक है, यदि आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।